अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने ऑनलाइन क्लास ली है यूनिट नंबर 8 की, क्लास 10 की इंग्लिश बुक से, उसमें जो बुक एक्सरसाइज थी उसमें पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ्स इन ऐसे, ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 वेज टू ऑर्गेनाइज बॉडी पैराग्राफ्स। जब हम किसी पैराग्राफ को लिखते हैं, चाहे वो ऐसे की फॉर्म में लिखें या किसी और भी फॉर्म में लिखें, तो उस ऐसे को, उस पैराग्राफ को लिखने के कुछ 4 मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। उस बॉडी को ऑर्गेनाइज़ करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। उसमें पहला जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो टाइम और डेट से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक इवेंट के बारे में आप लिख रहे हैं, तो अगर आप उस इवेंट में जो चीज़ें या जो काम पहले किसी तारीख़ में हुए पहले आप वो लिखते हैं और बाद में आने वाली तारीख़ों में जो काम हुआ है वो लिखते हैं, तो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1948 में पहले जो कुछ काम हुआ है उसका भी आपने जिक्र करना है, और 1955 का भी जिक्र करना है, और 1960 का भी जिक्र करना है। तो पहले आप 1945 का जिक्र करेंगे, फिर 1955 का जिक्र करेंगे, और फिर 1960 का जिक्र करेंगे। इस तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे और जो काम पहले हुआ है पहले आप उसको लिखेंगे, मतलब और फिर उससे मतलब ऐसा लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 1960 वाला काम है अगर आपने पहले बता दिया और 1940 वाला काम आपने बाद में बता दिया, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है। जो बेहतरीन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो डेट वाइज काम सारा होता है, और इसमें हम जो ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं वो फर्स्ट है, नेक्स्ट, देन, फाइनली, एज सून एज। ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। दूसरा ऑर्डर हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। आइडियाज़ इसमें जैसे इसकी जो टाइटल है ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, यहीं से हमें पता चलता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जब हम कुछ लिखते हैं ऐसे वगैरह या पैराग्राफ, तो उसमें जो जो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पहले हम उनको लिखते हैं। मतलब जो सबसे उस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, उससे फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, फिर उससे लेस, और फिर सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो फिर हम लिखते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल ऑर्डर। ये जो स्पेशल ऑर्डर लिखा हुआ है ये वो ऑर्डर होता है कि जिसमें चीज़ों को जब हम लिखते हैं पैराग्राफ में, इसकी बात करते हैं, तो उससे हमें कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस जहन में आती है या कोई लोकेशन जहन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ कि कोई भी ऐसे में लिख रहा है, तो हम उसके बात करते हैं कि जी सर से लेके पाँव तक या दाएं से लेके बाएं तक, तो वो अचानक से हमारे माइंड में एक मैप सा बन जाता है, एक लोकेशन सी आ जाती है कि इधर से लेके उधर तक या ऊपर से लेके नीचे तक, ये सारी। तो ये चीज़ें अगर हम ऐसे में लिखते हैं तो इसको स्पेशल ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक टू जर्नल है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है बिल्कुल इसको ऑपोजिट। जैसे ये स्पेसिफिक टू जर्नल है तो जर्नल टू स्पेसिफिक भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो अगर हम कोई पैराग्राफ शुरू करते हैं उसमें हम पहले जर्नली बातें करते हैं, उसके बाद हम अपने पैराग्राफ स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आते हैं, तो ये हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। और पहले अगर हम शुरू में ही अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिखते हैं, फिर बाद में जर्नल बातें करके उसको आर्गूमेंट्स देकर उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जर्नल। ठीक है। तो ये 4 तरीके होते हैं किसी भी पैराग्राफ को लिखने के। उसके बाद हमारे पास लास्ट में ग्रामर है, एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स। पहले तो फ़र्क आप जान लें कि एडवर्ब्स और एडवर्बियल में क्या फ़र्क है। एडवर्ब कहते हैं ऐसा वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में बताए जो हमें एडजेक्टिव के बारे में बताए और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बताए। एडवर्बियल्स जो हैं ये हमें ये जब सेंटेंस को या क्लॉज को जब पूरा सेंटेंस या पूरे क्लॉज को जो चीज़ हमें वर्ब जो वर्ड मॉडिफाई करता है और उसमें एक्शन हो, उसको हम एडवर्बियल्स कहते हैं। यहाँ पे हमने ये लिखना है, हमारे पास ब्रैकेट में सारे एडवर्ब्स दिए गए हैं, हमने यहाँ पे एडवर्ब करेक्ट जगहों पे पुट करना है। तो पहले यहाँ पे आई मस्ट डैश सी योर डेंटिस्ट, ये जो ऑल्सो है, ये जो इसकी करेक्ट पोजीशन जो आती है, जो अप्रोप्रिएट जो सूटेबल जगह वो यहाँ पे है, मस्ट के बाद ऑल्सो की जगह पे लगाते हैं। आई वॉज जोकिंग, ये जो ओनली है इसको हम वॉज के बाद लगाएंगे तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आई वॉज ओनली जोकिंग। डिड यू एन्जॉय द फिल्म, बोथ लिखा हुआ है। अब ये बोथ जो है ये डिड यू के बाद यहाँ पे फिट होता है, डिड यू बोथ एन्जॉय द फिल्म। जवेरिया वॉचेस टीवी, हार्डली का मतलब बहुत कम, तो हार्डली जो है वो जवेरिया के बाद यहाँ पे सुटेबल आता है, जवेरिया हार्डली वॉचेस टीवी। और लास्ट में हमारे पास है शी ड्राइव्स हर कार केयरफुली, एहतियात से, तो केयरफुली ये लास्ट में ही सुटेबल रहता है, तो शी ड्राइव्स हर कार केयरफुली। एडवर्ब्स को हम हर जगह पे लगा सकते हैं। एडवर्ब्स को आप शुरू में भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं, दरमियान में भी लगा सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी लगाते हैं वो अपना मीनिंग देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि सेंटेंस में एक स्पेसिफिक, एक अप्रोप्रिएट या सूटेबल जगह होती है जहाँ पे अगर एडवर्ब को लगाया जाए तो वो कंप्लीट या अच्छा मीनिंग, अच्छा स्ट्रक्चर वाइज भी उसका कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, और उसको जो अप्रोप्रिएट जगह है वो भी उसको मिल जाती है।
फिर हमारे पास ये सामने बी है, फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम दिस एडजेक्टिव। ये आपके सामने कुछ एडजेक्टिव्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनको पहले आपने एडवर्ब में चेंज करना है। तो 90% जो एडवर्ब्स होते हैं वो उनके आखिर में एल वाई आता है, लेकिन 10% एडवर्ब्स जो होते हैं उनके आखिर में एल वाई नहीं आता। तो हम इसमें देख लेते हैं, परफेक्ट हो जाएगा परफेक्टली, लेटली, क्विकली, रेगुलरली, नाइसली, टेरेबली, हैवीली। गुड आता है यहाँ पे, तो गुड की जगह पे हम गुडली नहीं लगा सकते, गुड के साथ फिर हम इसको चेंज करके वेल लगाते हैं, तो ये गुड चेंज हो जाता है वेल में। हार्ड की जगह पे हार्डली हो जाएगा, फैंटास्टिक की फैंटास्टिकली हो जाएगा। मेरे मोबाइल में जो क्लास एंडर है वो इसमें क्या उसमें मोबाइल चार्ज हार्डली, फैंटास्टिकली, क्वाइटली और रिसेंटली। यहाँ पे हमने देखा कि गुड के साथ जो है वो सिर्फ वेल आया है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं उनके आखिर में एल वाई आता है, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एल वाई नहीं आता, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। नंबर सी, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में हमें एडवर्ब भी दिया गया और एडजेक्टिव भी दिया गया। ये हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट है, सुटेबल कौन सा आता है। ही इज़ ऑलवेज इन अ रश, वो हमेशा जल्दी में होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ही वॉक सो हरिडली, वो क्यों इतना जल्दी जल्दी चलता है। तो चलने को मॉडिफाई कर रहा है तो हरिडली आएगा, एल वाइज के साथ है, एडवर्ब आएगा यहाँ पे। आई प्रेफर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, इट्स ऑलवेज डैश। लाइब्रेरी नाउन है, लाइब्रेरी को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे आएगा क्वाइट। मसूद डैश टुक द असिस्टेंट जॉब, ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑल समर। तो मसूद हैप्पीली टुक द असिस्टेंट जॉब, टेकिंग है ना, टेकिंग को मॉडिफाई करा, हैप्पीली आएगा, यहाँ पे एडवर्ब आएगा। दे स्पीक पश्तो वेरी वेल आएगा, स्पीकिंग को मॉडिफाई करेगा तो वेल आएगा। दे लिव्ड इन पेशावर फॉर 2 years, प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पे हमारे पास केयरफुल आएगा इन द हॉलवे। डी, अब यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की एडवर्ब की क्या होती है, ये ऐसी डिग्रीज होती हैं जिसमें अगर दो एक्शंस को हमने कंपेयर करना होता है, दो एडवर्ब्स को कंपेयर करेंगे तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, मतलब कंपैरिजन से निकला है। और एक अगर को हमने बहुत हाईएस्ट डिग्री पे रखना होता है, सबसे उसको अबव रखना होता है, तो फिर हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक के बाद कहीं पर भी देन नज़र आता है, THAN, तो इसका मतलब है यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि ये देन जो है सिर्फ कंपैरिजन के लिए लगता है। तो वी वॉक डैश दैन द रेस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे आप स्लोली आ गए। स्लोली जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है, इसके साथ हमने क्योंकि दो बंदों को दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं, वी वॉक डैश दैन द रेस्ट ऑफ पीपल, दो चीज़ों को कंपेयर हो रहा है, तो हम यहाँ पे स्लोली के साथ मोर लगाएंगे, वी वॉकड मोर स्लोली। द मैन ड्रोव, फार है तो फार्दर का यहाँ पर भी देन है, तो फार्दर की जो कंपेरेटिव डिग्री है वो फार्दर है, तो मैन ड्रोव फार्दर देन। दे कॉल्ड अस डैश इन द आफ्टरनून, दे कॉल्ड अस डैश, ये जो लेट है ये चेंज हो जाएगा लेटर में, दे कॉल्ड अस लेटर इन द आफ्टरनून। दे द वर्क वेंट, ये गुड है, ये चेंज हो जाएगा वेल में, द वर्क वेंट वेल टुडे, क्योंकि वेंट को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब और एक्शन को मॉडिफाई करेगा तो वेल हो जाएगा। माई मदर एंड माई सिस्टर टॉक मोर लाउडली देन द अदर गेस्ट। इसके बाद हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि फ्रेज क्या है। फ्रेज जो है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, ना काम करने वाला होता है और ना काम होता है, ये सिर्फ 2-3 अल्फाज का मजमूआ होता है, जैसे ऑन द टेबल, इन द ग्राउंड, अबव द हेड, ओवर द टेबल, अंडर द चेयर। इसमें ना काम है ना काम करने वाला है, लेकिन 2-3 ग्रुप्स जो हैं वो 2-3 वर्ड्स का एक ग्रुप बना हुआ है, इसको कहते हैं फ्रेज। और जो एडवर्ब फ्रेज होगा तो डेफिनेटली एडवर्ब फ्रेज जब इसके साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तो हमें ये पता चलता है ये जो फ्रेज़ है अगर ये एडवर्ब का फंक्शन प्ले कर रहा होगा तो इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। और एडवर्ब हमें मेनली 3 चीज़ों के बारे में बताता है या 4 चीज़ों का, इस तरह तो बहुत सी हैं लेकिन जो मेन है वो आप 4 या 5 रख लें कि एक काम कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है और कितने एक्सटेंट तक हुआ है, उसकी एक्सटेंट क्या, टू व्हाट एक्सटेंट, उसकी हाइट की, उसकी जो कैटेगरी या उसकी डिग्री कितनी है, कितनी हद तक हुआ है। ये 4-5 चीज़ों का जवाब हमें एडवर्ब देता है। तो अगर ऐसा फ्रेज़ हो जो हमें इन्हीं के आंसर दे रहा हो तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि ये एडवर्ब फ्रेज़ की बात हो रही है। अब प्रेपोजिशन फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ, इसको प्रेपोजिशन फ्रेज इसलिए कहा गया क्योंकि जो हर एडवर्ब फ्रेज होता है वो प्रेपोजिशन से शुरू होता है और नाउन पे ख़त्म होता है। यहाँ पे आप देखें इन आर टाउन, इन जो है प्रेपोजिशन है, टाउन जो है वो नाउन है। इस तरह हर एडवर्ब फ्रेज जो है नाउन प्रेपोजिशन से शुरू होता है और नाउन पे ख़त्म होता है, इसलिए इसको एडवर्ब प्रेपोजिशन फ्रेज कहा गया। यहाँ पे वही बात हो रही है कि कोई ऐसा फ्रेज प्रेपोजिशन फ्रेज जो हमें व्हेन, वेयर, वाई, हाउ और टू व्हाट एक्सटेंट का अगर आंसर देता है तो वो एडवर्ब फ्रेज होता है। एडवर्ब फ्रेज में कम बिफोर और आफ्टर द मॉडिफायर। इसमें एडवर्ब फ्रेज पहले भी आ सकता है, मॉडिफायर के बाद में भी आ सकता है। पहला हमारे पास है, देखिए बेसबॉल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन।
तो ये जो बेसबॉल है कहाँ पे पॉपुलर है, किस जगह पे है, वेयर आ रहा है, इन आवर टाउन। तो इन आवर टाउन जो है ये एडवर्ब फ्रेज़ है क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, नाउन पे ख़त्म हो रहा है, इसमें ना सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। दूसरा देखिए द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। फ्लावर्स जो हैं वो स्प्रिंग में जोबन पर होते हैं, खिलते हैं, कब होते हैं, स्प्रिंग में। वैन का आंसर हमें दे रहा है तो इन स्प्रिंग, तो इसमें सिर्फ इन स्प्रिंग जो एडवर्ब फ्रेज़ है। हमज़ा डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। क्यों नहीं गया हमज़ा स्कूल, मौसम ख़राब होने की वजह से, तो ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर इसमें एडवर्ब फ्रेज़ है। माई ब्रदर स्पोक इन अ पोलाइट मैनर। कैसे बोलता है मेरा भाई, शाइस्तगी से बोलता है, इन अ पोलाइट मैनर। तो ये जो इन अ पोलाइट मैनर है ये एडवर्ब फ्रेज़ है। फॉर मैनी ईयर्स शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कब से वो इंतज़ार कर रही है, तकरीबन बहुत सालों से। तो बहुत साल जो है यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ों के जवाब देगा, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और कितना अरसा हो गुजर गया है, इसकी आपको, या टू व्हाट एक्सटेंट, क्या दर्जा क्या है, क्या डिग्री कितनी है उस काम की, तो ये आपको इसके आंसर देता है। यहाँ पे नीचे हमारे पास इसी की एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग। अब इसमें वी हरिड डाउन द स्ट्रीट टू कैच द बस, इसके अंदर हमारे पास 2 एडवर्ब फ्रेज हैं। डाउन द स्ट्रीट जगह के बारे में बता रहा है, टू कैच द बस रीज़न भी बता रहा है। तो डाउन द स्ट्रीट भी एडवर्ब फ्रेज है, टू कैच द बस भी एडवर्ब फ्रेज है। शी वॉज बॉर्न ऑन द वेरी सेम डे एज हर फ्रेंड। कब पैदा हुई थी, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन उसकी जो दोस्त है पैदा हुई थी, तो ऑन द वेरी सेम डे इसमें एडवर्ब फ्रेज है। असद फेल अस्लीप होल्डिंग इज बुक। कैसे असद सोया, अपनी किताब को पकड़ते हुए, तो होल्डिंग इज बुक इसमें एडवर्ब फ्रेज है। एवरी नाउ एंड देन दे मीट एंड चैट। एवरी नाउ एंड देन का मतलब है अक्सर, बहुत ज़्यादा, अक्सर। तो अक्सर, अब क्योंकि टाइम को मेंशन कर रहा है तो एवरी नाउ एंड देन यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है। और फॉर नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू टू लीव। कब, अभी, फॉर नाउ अभी के लिए, तो यहाँ फॉर नाउ जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब क्लॉज आता है। अब एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो भी एडवर्ब फ्रेज की तरह होता है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ ऐड कर देनी है, इसमें आपने सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर देना है। जो चीज़ आपने एडवर्ब फ्रेज में ऐड नहीं करनी वो इसमें ऐड कर देनी है, बाकी दोनों का काम एक ही है। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू चेंज और क्वालिफाई और मॉडिफाई मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, अ वर्ब, अनदर एडवर्ब और any other type of phrase with the exception of determiners and adjectives that directly mostly nouns. Adverb clauses always meet 3 requirements. इस एडवर्ब की 3 रिक्वायरमेंट है। पहली, एन एडवर्ब क्लॉज ऑलवेज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मैंने आपको बता दिया कि इसमें पहला तो सब्जेक्ट और वर्ब होगा। दूसरा, इसमें ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, मतलब ये ऐसा क्लॉज होगा कि इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत होगी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और तीसरा, इसमें इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे, व्हेन, व्हाई और वेयर, इसके आंसर इसमें होंगे। ये 3 चीज़ें इसमें होंगी। तो देखते हैं, ये देखें, द क्लॉजेज मेकर्स हैं आपके पास। टाइम के लिए क्या क्या यूज़ होता है, ये है। कंसेशन के लिए, रीज़न के लिए, पर्पस के लिए, मैनर के लिए, प्लेस के लिए, कंडीशन। ये आप खुद ही देख लें, पढ़ लें डिटेल में, आपके पास बुक में है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ें आपको कहीं नज़र आ जाएँ तो ये आपको टाइम और कंसेशन और रीज़न, पर्पस, ये सारी उसकी पता चल जाएगा कि एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है। देखो, द लैम्प फॉलोड मारिया वेयर एवर शी वेंट। तो फॉलो जो है यहाँ पे वर्ब है, वेयर एवर, जहाँ जहाँ, कहाँ पे, वेयर, जहाँ जहाँ वो गई। तो जहाँ जहाँ वो जो गई है वो एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वेयर एवर से शुरू हो रही है। वेयर एवर जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज़ होता है, और यहीं से पता चलता है कि ये इसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत, अगर हम सिर्फ लगा दें वेयर एवर शी वेंट तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसको हमने इसके साथ अटैच करना है, तभी इसका मतलब, इसके साथ जो ऊपर देखो ब्रैकेट दी गई है, जो बनाया गया है, एक पुल सी बनाई हुई है, ये क्यों, ये इसलिए कि ये इसके साथ अटैच्ड है, तो इसको फिर कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। दूसरा देखें, आफ्टर विनिंग द प्राइज जुनैद बिकेम फेमस ओवरनाइट। तो क्यों, कब, व्हेन, आफ्टर विनिंग द प्राइज़। आफ्टर विनिंग द प्राइज़ इसमें जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि हमें व्हेन का जवाब दे रहा है। टेक अ शॉल बिकॉज द नाइट इज़ कोल्ड। चादर ले लो क्योंकि रात जो है वो ठंडी है। क्यों, बिकॉज द नाइट इज़ कोल्ड। तो जो बिकॉज है एडवर्ब क्लॉज, ये आपका यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है, ये जो रीज़न है। अब यहाँ पे आपने इसको अंडरलाइन करना है, कहाँ पे कौन कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू गो टू बेड। अच्छा, मैंने आपको एक और भी चीज़ इसमें बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको 2 सेंटेंस के बीच में कॉमा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है जो पहले वाला सेंटेंस है, ये पहले वाला जो क्लॉज है, सॉरी, ये जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है।
ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और हर क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज भी, एडजेक्टिव क्लॉज भी, नाउन क्लॉज भी, ये हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। इनको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है, दूसरे क्लॉज की ज़रूरत होती है। तो आप देख लेंगे जहाँ पे कॉमा है तो मतलब पहले वाला जो है वो एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ भी कॉमा है तो पहले वाला एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ भी कॉमा है तो पहले वाला, यहाँ भी कॉमा है पहले वाला, यहाँ पे कॉमा नहीं है तो दूसरे वाला। अब हमने देखना यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है जो इन दोनों को मिला रहा है, तो ये रहा अनटिल। अनटिल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पे कॉमा है तो मतलब ये पहले वाला है, यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके बाद वाला हमें मिला रहा है। यहाँ पर भी कॉमा है तो मतलब पहले वाला है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये एक्सरसाइज करनी है और इसी वीडियो को देखें। और यहीं पे आपको एक चीज़ समझना है तो खैर इसको दोबारा देखें, बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। और इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेज़ और क्लॉज में डिफरेंस बिल्कुल वाज़ेह है। रखना है इसको कि एक में सब्जेक्ट वर्ब आता है, एक में नहीं आता, और दोनों का काम बिल्कुल एक ही तरह है। और एडवर्ब के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ये आंसर देते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 8। थैंक यू वेरी मच।